हाँ जी, रिक्वायरमेंट तो आपने पढ़ ली होगी कि हमने इम्पेयरमेंट लॉस कंप्यूट करना है। बहुत ज्यादा पेपर में आने वाला सवाल है ये, और किसी न किसी हद तक हो भी जाता है, लेकिन आई कैप ना ऐसी इंफॉर्मेशन दे देता है हमारे जैसे बंदे को परेशान करने के लिए कि एक दफा घबराहट जरूर होती है नया सवाल देख के। नहीं नहीं, वो ये पास्ट पेपर है आई कैप के, जितने भी सवाल है ना ये आई कैप के पास्ट पेपर है। सवाल का कॉन्सेप्ट नहीं चेंज करता है क्या, स्टैंडर्ड में चेंज नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन चेंज कर देता है, यानी सवाल जिस अंदाज में देता है ना उसका अंदाज चेंज करता है, और हम ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन भी इंक्लूड कर लेते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरी ग्रिप नहीं होती जिसकी वजह से इशू आता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप हो, आप पक्के हो जाए कि जो मुझे आता है वो ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अगर कोई हेर फेर आ भी जाती है तो आप इग्नोर करें। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि 1 मार्च 2017 Germany Limited imported a machine 130 million. The commissioning of the plant was completed on 1118 at a cost of rupees 10 million. कमीशनिंग मतलब इंस्टॉलेशन वगैरह सारी कॉस्ट उसने कमीशनिंग के नाम से कहती। इसका मतलब है हमारा एसेट अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ, 1118 को, और टोटल उसकी कॉस्ट कितनी आ गई, 140 मिलियन। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्लांट इज 12 साल और यूजफुल लाइफ 8 साल। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर दोनों लाइफ गिवन हो तो यूजफुल लाइफ लेते हैं। इकोनॉमिक लाइफ और यूजफुल लाइफ दोनों गिवन हो तो कौन सी लाइफ लेनी है, यूजफुल लाइफ। द प्लांट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। Due to declining demand for the product manufactured from this plant, an impairment test was carried. December 2021 2021 को हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाया। अब इस दिन हमें दो वैल्यू चाहिए, एक कैरिंग अमाउंट, एक रिकवरेबल, जैसे मर्जी फाइंड करके आओ, उसको एतराज नहीं है, बस उसे दो वैल्यू चाहिए, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल। Following information has been gathered. Impairment testing of the plant. कहते हैं कि जनाब आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना है प्लांट के ऊपर, और उसके लिए वो कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। सबसे पहले करंट सेलिंग प्राइस ऑफ सिमिलर प्लांट इन द लोकल मार्केट इज 50 मिलियन। The present decommissioning cost of the plant is estimated 2 million. Decommissioning मतलब जो सेल करते वक्त उसको खर्चा आएगा, कमीशनिंग इंस्टॉल करते वक्त, डीकमीशनिंग सेल करते वक्त। वो हमारे एसेट वो कहते हैं सिमिलर प्लांट है, 50 मिलियन का बिक रहा है मार्केट में और 2 मिलियन उसके ऊपर डीकमीशनिंग आ रही है। हमने सीखा कि अगर सिमिलर प्लांट की वैल्यू भी गिवन हो और हमारे प्लांट भी गिवन, फिर अपने प्लांट के लिए, और कोई एक गिवन हो तो फिर जो गिवन है वही लेंगे। लो जी, टोटल हमारी जंग होती है 3 वैल्यू से, कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। जिसमें से 2 वैल्यूज की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। देखिए 1118 से दिसंबर 21 तक बुक वैल्यू आ जाएगी, फार्मूला लगाएंगे, 2 सेकंड की बात है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी उसने बता दिया, तो बाकी पीछे रह गया वैल्यू इन यूज। अब पेपर में जब हमने ये सवाल हल करना है, जो इंफॉर्मेशन मिलती जाए उसको लिखते जाएंगे ताकि हमारा सवाल हल होता जाए। नाम लिखेंगे, जो भी नाम है ऊपर, उसने कहा जी इंपेयरमेंट लॉस बताएं, कंप्यूटेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस for the year ended दिसंबर 21, रुपीज इन मिलियन है जी, और कैरिंग अमाउंट लिख देते हैं। ऐसे कैरिंग अमाउंट आप चाहे वर्किंग करके लिखेंगे तो वर्किंग का फिर रेफरेंस देना पड़ेगा, डायरेक्ट लिखेंगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। बड़ा फार्मूला लगाना है ना तो कहीं साइड पे लगाना, वर्किंग का रेफरेंस देना। ये तो आपको 18 से शुरू हो रहा है, 18 का साल
19 का साल, 20 का साल और 21 का साल, 4 साल है। ये तो सीधा सीधा बन रहा है, उसकी कॉस्ट कितनी बन रही है 140 मल्टीप्लाइड बाय 0.80 की पावर 4। ये बेसिकली आप फ्यूचर वैल्यू फाइंड करते थे 1 प्लस आई की पावर 4 की है। 7.3 ठीक होगी बात, 57 पॉइंट ठीक हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं रिकवरेबल अमाउंट। जीरो पॉइंट एट कैसे है? हमने बुक वैल्यू का फार्मूला पढ़ा है ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कि आपको जो बुक वैल्यू मिलती है वो कॉस्ट इनटू 1 माइनस आर की पावर एन या टी। तो कॉस्ट हमारे पास 140 है, 130 प्लस 10, 1 माइनस 0.20 रेट है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और टाइम है हमारे पास 4 साल, 18, 19, 20, 21। तो 1.1 माइनस 0.8 0.8 आता है, 1 माइनस 0.2। रिकवरेबल अमाउंट हम लिखेंगे प्रॉपर हायर ऑफ, किस किस का हायर है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और वैल्यू एंड फेयर एंड कॉस्ट टू सेल भी हमारे पास गिवन है 48। वैल्यू यूज के लिए उसने इंफॉर्मेशन देनी है। पहली करंट कहता है नेट डिस्पोजल प्रोसीड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज 4 मिलियन। ये क्या गिवन है बोला? रेजिडुअल वैल्यू। कहता है अगर हम आज सोचते हैं कि यूजफुल लाइफ के बाद वो कितने का बिक जाएगा तो वही रेजिडुअल वैल्यू है। द करंट मार्केट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%. However, an investor would ask additional return 2% of bearing the uncertainty inherent in such a plot. तो हम रेट कौन सा लेंगे? ये बात हमने as it is पढ़ी हुई। A junior accountant has calculate following net cash flow from the operating of the plant. जूनियर अकाउंटेंट ने ये नेट कैश फ्लो, नेट का मतलब क्या है? उसने इनफ्लो और उसमें से आउटफ्लो माइनस करके बता दिए। कहते हैं रिव्यू, जब हमने उसके काम को देखा, डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट्स हैज बीन इंक्लूडेड एज एन आउटफ्लो। इन 4 सालों की डेप्रिसिएशन उसने आउटफ्लो शो की हुई है, हालांकि उसको तो इग्नोर करना था। तो फिर हम क्या करेंगे? इनफ्लो कर देंगे, ऐड कर देंगे। पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद उसमें ऐड बैक कर देंगे। टैक्स पेमेंट 2 मिलियन हैज बीन इंक्लूडेड एज एन आउटफ्लो। टैक्स को भी इग्नोर करना था, तो उसको भी उसने आउटफ्लो बना दिया, मतलब माइनस कर दिया, वो भी वापस ऐड बैक कर देंगे। इनफ्लो फ्रॉम प्लांट इन 2022 इंक्लूड रिसीट ऑफ द सेल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री। एग्जिस्टिंग का मतलब है मौजूदा, मौजूदा इन्वेंट्री बेच के नहीं, फ्यूचर की इन्वेंट्री बेच के जो कैश फ्लो है वो लेने हैं। एग्जिस्टिंग प्लांट की कंडीशन देखते होते हैं, वो तो हम एग्जिस्टिंग लफ्ज में फंस जाते हैं कि सर ने कहा था एग्जिस्टिंग लेना है। एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द प्लांट कंसीडर करते हैं। फ्यूचर कैश फ्लो सारे फ्यूचर, जो एग्जिस्टिंग प्रीवियस वो कोई मैन्यू नहीं रखते। 2022 में ये इनफ्लो है, ये भी हमारा काम का नहीं है, लेकिन उसने इनफ्लो लिखा हुआ है तो हम माइनस कर देंगे, बात खत्म होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी वर्किंग क्या है कि आपने जो वैल्यू एंड यूज फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन कैश फ्लो 2022, 2023, 2025 तक जा रहा है काम। गिवन कैश फ्लो जो गिवन है आपके पास 11, 7, 3, 1, 11, 7, 3, 1। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे। अब डेप्रिसिएशन कहीं साइड पे जाकर फाइंड कर लेते हैं वर्किंग का रेफरेंस देके, वर्किंग नंबर 1 या 2 या जो भी वर्किंग होगी। हमारे पास हमें डेप्रिसिएशन चाहिए उसकी बुक 57 मेथड है तो कॉस्ट चाहिए होती है।
तो दिसंबर 22 की डेप्रिसिएशन कितनी आई? 11.47 minus 5.87 दिसंबर 23 मल्टीप्लाइड बाय 20% 174 36.1 25 तक जाना है। 22 23 होगी 24 31 दिसंबर 24 मल्टीप्लाइड बाय 20% 7.34 30.36 31 दिसंबर 25 5.872 खत्म होगी बात। ये आपके पास यहाँ पर भी ओरिजिनल क्या थी? क्या थी? 140। और अगर आप इसका ले लेते 20 करते 0.0, आपको जिस साल की डायरेक्ट डेप्रिसिएशन चाहिए, जिस साल की, उसका एक नंबर ज्यादा, चौथे साल की डेप्रिसिएशन आपको चाहिए ना, तो यहाँ 5 लिखते हैं, आपके पास चौथे साल की डेप्रिसिएशन है। ये WDV का डेप्रिसिएशन फाइंड करने का डायरेक्ट मेथड है। किसी भी साल की अगर आपको डेप्रिसिएशन चाहिए, जस्ट 80 की पावर आप साल की डेप्रिसिएशन मिल जाएगी, किसी भी साल की, बुक वैल्यू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के, ठीक है। और अगर आप कहते हो कि जी वन क्लिक के पे चाहिए कि हमें पावर भी चेंज ना करनी पड़े, तो ये भी होता है। आप एक दफा आप 80 पे डिवाइड कर दें, फिर बस बढ़ते जाए, आपके पास अगली डेप्रिसिएशन एक दफा, क्योंकि पावर ही चेंज करनी है ना, वो पावर ऑटोमेटिकली चेंज होती है। चलिए जी, अब ये जो डेप्रिसिएशन है कौन से साल की वाला पता है? ये वाली चौथे साल की या पांचवें साल की? ये वाली 22 की, ये पांचवें की है। तो यहां पर आप 6 पुट करके देख लो, आपके पास डायरेक्ट ये डेप्रिसिएशन आ गई 11.47 आई एग्जैक्ट। वो राउंड ऑफ का जो फर्क आ सकता है वो आए। किसके ऊपर ले रही है? तो ये n-1 नहीं है ना, आप किस साल की है? एक माजरत एक कम, क्योंकि एक तो ये ऐड हो रहा है ना जी, एक तो ये ऐड हो रहा है, यहां पर 4 लेना है जी, माजरत, तो 5 पूरा करना है ना। 11.46 हमने टाइम पूरा करना था ना इस तरह, एक इसके ऊपर होता है पावर और बाकी यहां ले लेते, ठीक होगी बात जी। चले जी नेक्स्ट। हाँ जी, डेप्रिसिएशन करवाओ जरा ऐड बैक। पहले कितनी आई है? 11.47 9.17 7.34 5. उसके बाद वो कहता है जी हर साल टैक्स का 2 मिलियन भी माइनस कर दिया है, तो हम टैक्स भी वापस ऐड कर देते हैं 2 और एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री जो बेची है उसका जो कैश फ्लो 2022 में आपने लिखा हुआ है वो वापस रिवर्स कर दे। इनफ्लो लिखा हुआ है तो आउटफ्लो कर दे। रेजिडुअल वैल्यू जो पड़ी है वो भी आपका कैश फ्लो है, होता है हमारा आएगा कैश।
नेट 21 उसके बाद 18.17 12.34 12.87 उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे डिस्काउंट फैक्टर और डिस्काउंट फैक्टर और टैक्स का कोई चक्कर चुकर हो पोस्ट टैक्स खुद बता दे तो उसको प्री बना लेते तो ये कितना 10% लेंगे 0.6 as value multiply 19.5 9.26 8.88 values 52 ठीक है इम्पेयर आ रहा है नहीं अगर लॉस करनी आ तो लिखेंगे नो इम्पेयरमेंट 4. अच्छा ये तो 2021 आप जाके 2022 आ जाएगा अब 2022 के अंदर एसेट की वैल्यू क्या होगी पता है 2022 में एसेट की क्या वैल्यू होगी 53 इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी ना प्रूडेंट कॉन्सेप्ट के तहत वो आगे आपकी बुक वैल्यू होगी कैरिंग अमाउंट होगी आगे वो डेप्रिशिएट होगी क्योंकि आपके पास एसेट कितने का है आपका एसेट है 57.34 का जिसमें से इंपेयर हो गया 4.34 का बाकी 53 का बचा हुआ है अब आगे अगले साल जब जाएगी ना तो ये डेप्रिशिएट होगा क्योंकि एसेट की वैल्यू अब अगर वो से कैरिंग अमाउंट पूछ लेते हैं तो कैरिंग अमाउंट 57.34 नहीं है आप एसेट इंपेयर हो चुका है आपका तो कैरिंग अमाउंट और 53 है लोअर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट एंड कैरिंग अमाउंट ये हमारी आगे वैल्यू जाएगी रीवैल्यू तो बाद में देखिए ये कॉस्ट मॉडल पे है कैरिंग अमाउंट पूछेगा तो इनमें से लोअर को बताएंगे इंपेयरमेंट से पहले कैरिंग अमाउंट 57.34 है लेकिन इंपेयरमेंट के बाद कैरिंग अमाउंट 53 है अब 2022 में 53 रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड होगा और अगर रेट है तो रेट से मल्टीप्लाई क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट चलता है और स्ट्रेट लाइन में लाइफ चलती है चलिए जी ये क्वेश्चन हमारा तकरीबन हो गया ये एक्सपेंस में चला जाएगा एंट्री क्या पास हो रही है इंपेयरमेंट लॉस डेबिट अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट जो इंपेयरमेंट लॉस है वो जा रहा है एक्सपेंस के अंदर जो अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस है वो एसेट में से माइनस हो रहा है जैसे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप लोग कॉस्ट मॉडल में क्या लिखते हो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट तो जो आपने एंट्री पास की है उनके दो इफेक्ट क्या है एक एक्सपेंस में जा रहा है और दूसरा एसेट में से माइनस हो रहा है बस नाम क्या है अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस जस्ट लाइक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी क्वेश्चन नंबर 18 में देख पढ़ लेते हैं अगर कोई अच्छी चीज मिली तो कर लेंगे नहीं तो फिर रहने देंगे इंपेयरमेंट लॉस फाइंड करना है दिसंबर 2020 का 2018 की बात है कि बर्बरी फॉर द ईयर एंडेड इंक्लूड प्लांट हैविंग कैरिंग वैल्यू 400 मिलियन कभी कभी तो आईकैम को रहम आ जाता है अक्सर वैल्यू फाइंड करके दे देते हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंज द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्लांट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 4 years
रिड्यूस्ड बाय 4 ईयर होता तो 4 साल कम हो जाती, रिड्यूस्ड टू 4 ईयर तो 4 साल तक कम हो गई। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर द इम्पेयरमेंट टेस्ट, कहता है इनफ्लो फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट एस्टिमेटेड 200 मिलियन, द इनफ्लो आर सब्जेक्ट टू 10% डिक्रीज इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर ड्यू टू डिक्लाइनिंग डिमांड। वो कहता है कि 200 2021 में 200 है और फिर 10% कम भी होती रहेगी हर साल, तो आप 0.9 से मल्टीप्लाई करते जाए हर वैल्यू को। आउटफ्लो फ्रॉम द ऑपरेशनल कॉस्ट 21 एस्टिमेटेड 80 मिलियन, आउटफ्लो फूड इंक्रीज्ड बाय 5% in subsequent years due to inflation and increase in plants wear and tear। क्या ये आउटफ्लो लेंगे या नहीं? आउटफ्लो लेंगे या नहीं? बिल्कुल लेंगे। उसकी इनफ्लो जनरेट करने के लिए जो कॉस्ट आ रही है, इनफ्लो लाने के लिए जो कॉस्ट आ रही है, वो तो लेनी लेनी है। बीसीएल नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू टैक्स 20%, इसको क्रॉस कर देते। डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट इज कैलकुलेटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन, द प्लांट नेट डिस्पोजल प्रोसीड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, ये भी लेंगे। डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, ये रेजिडुअल वैल्यू और ये हमारा इनफ्लो होता है। प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स रेट इज 12% और 9.6%, कौन सा लेंगे? 12% प्री टैक्स। A technological change advanced plant with similar capacity can be purchased 350 million। अब देखिए पिछले सवाल के अंदर सिमिलर कैपेसिटी वाला ले लिया था। BCL has received an offer to buy the existing plant 250 million, हमें ऑफर मिली है जो हम बेचना चाहते हैं 250 मिलियन, लेकिन हमारे जैसा एसेट हमारे जैसे कैपेसिटी वाला कितने का मिल रहा है? 350 का। BCL will have to incur shipping cost 7 million to dispatching the existing plant to the purchaser। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सर क्या आएगी? 250 माइनस कंप्यूट द इम्पेयरमेंट लॉस, बात खत्म होगी बात। हाँ जी, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें, इसमें तो कुछ है ही नहीं, करवाने की जरूरत है? पक्का किया भी है? क्या तीसरा पॉइंट, नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू क्या कर कहता है, जो प्रॉफिट आएगा ना उसके ऊपर 20% टैक्स लगेगा। तो टैक्स कौन सा? हमारा इनफ्लो या आउटफ्लो है? हम तो टैक्स लेते नहीं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी आज थ्योरी पढ़ते हैं और साथ इसके क्वेश्चन करते हैं। आपने जो क्वेश्चन कल घर से करना है ना, वो तो एक कर लेना, ये क्वेश्चन 22 मैं दे रहा, तो ये टेस्ट में था। चलो आप कर लो, तो ये एक 22 कर लेना, और वो बेसिक एग्जांपल में से भी 2 सवाल है इंपेयरमेंट के, वो भी देख लेना ताकि ना क्वेश्चन कोई रह ना जाए आपके हाथों से। सॉरी, कब? हाँ 10 से 12 वही उसके बाद 12 एग्जाम्पल नंबर 9 8 9 10 8 9 कॉस्ट का सवाल भी तो नहीं है ना। 8 9 10 और 30 कौन सा था? 22। तो ये छोटे छोटे सवाल है। 8 9 10 22। वो जो एग्जांपल कवर करनी है सारे ये 25
पहले टाइम में पास होगा। अच्छा, दो तीन बातें सुने। पहले दी IS 36 का स्कोप क्या है? ये वो चीजें हैं जो ऑडिट और MCQs में कवर होती हैं। जब ऑडिट जाकर पढ़ोगे ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और दूसरा, जब MCQs करोगे तो ये चीजें आपको सामने नजर आती है। IS 36 के स्कोप की बात की, ये स्टैंडर्ड कहां कहां अप्लाई होता है और कहां कहां नहीं होता, कहां कहां ये अप्लाई होता है और कहां कहां ये अप्लाई नहीं होता। तो जनाब IS 36 जो है वो IS 16 मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कॉस्ट मॉडल पर भी अप्लाई होता है, रीवैल्यूएशन मॉडल पर भी अप्लाई होता है। IS 36 कॉस्ट मॉडल पर भी अप्लाई होता है और रीवैल्यूएशन मॉडल पर भी अप्लाई होता है। IS 36 IS 16 में, IS 16 में पीपी के ऊपर कॉस्ट मॉडल पर भी अप्लाई होता है और रीवैल्यूएशन मॉडल पर भी अप्लाई होता है। ठीक होगी बात? उसके बाद ये IS 38 पर भी अप्लाई होता है, इंटेंजिबल एसेट के ऊपर। इंटेंजिबल के ऊपर भी अप्लाई होता है IS 38 इंटेंजिबल एसेट। ये IS 40 पर भी अप्लाई होता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ओनली कॉस्ट मॉडल। IS 40 के सिर्फ कॉस्ट मॉडल पर ये अप्लाई होता है। ये IFRS 3 नाम है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। हमारे सिलेबस में नहीं है, बस कोई MCQs के अंदर कोई टर्म ना आ जाए। बिजनेस कॉम्बिनेशन गुडविल के ऊपर भी अप्लाई होता है। IFRS 3 के अंदर बिजनेस कॉम्बिनेशन नाम है स्टैंडर्ड का, और उसके अंदर गुडविल के ऊपर अप्लाई होता है। क्या? नहीं, उसमें नहीं आता ये। अब बड़े हो गए ना, जब छोटे होते थे तो होता था। अब जैसे जैसे बड़े होते, जैसे पहले हमने कैपिटल को कुछ और माना था, अब कैपिटल कुछ और है। अब कैपिटल सरमाया है, चाहे वो डेट भी कैपिटल हो सकता है, इक्विटी भी कैपिटल हो सकता है। लेकिन पहले हमने कैपिटल वही कहा था ना कि इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, और अब कैपिटल सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस है। मतलब अगर ओनर देगा तो इक्विटी कैपिटल बोलते हैं, और बाहर से आएगा तो उसे डेट कैपिटल बोलते हैं। तो इसलिए ये चीजें जैसे जैसे बड़े होते जाओगे तो चीजों का मतलब साफ होता जाएगा। ठीक हो गया जी? ये कहां पर अप्लाई नहीं होता? IS 2 पे अप्लाई नहीं होता, इन्वेंट्री पर अप्लाई नहीं होता, नॉट अप्लाई। एक दो लाइनें छोड़ देना दरमियान में। IFRS वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिखवानी है साथ, और साथ IFRS 15 भी लिखवाना है। हाँ जी, किस पे अप्लाई नहीं होता? IS 2 इन्वेंट्री पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इन्वेंट्री के पास खुद एक चीज है अपने पास, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। ये IS 40 पर अप्लाई नहीं होता। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर, उसके दो मॉडल होता है, एक फेयर वैल्यू मॉडल, एक कॉस्ट मॉडल। उसके फेयर वैल्यू मॉडल पर अप्लाई नहीं होता, उसके कॉस्ट मॉडल पे अप्लाई होता है। ये चीजें हमें पता होना जरूरी है। क्या? ये बता रहा हूं, ये IS 2 पर अप्लाई नहीं होता, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पर भी अप्लाई नहीं होता, पीपी पूरे पर अप्लाई होता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पर अप्लाई होता है, इंटेंजिबल 38 और परचेज ऑफ गुडविल IFRS 3।
ठीक हो गया। ये IS 36 नॉट एप्लीकेबल इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वो कहते हैं किस पर अप्लाई हो, जिसका अपना मैकेनिज्म है, जिनके पास अपनी फौज है, उसको किसी और फौज की जरूरत नहीं है। और ये अप्लाई किस पे होता है? 16 पूरे पे, 40 का कॉस्ट मॉडल पे, 38 पूरे पे और IFRS 3 गुडविल के ऊपर। ठीक है, ये तो उसकी स्कोप की बात होगी। हाँ, आगे वैसे IFRS 15, IFRS 9 बहुत सारी चीजें हैं, वो आप नहीं कवर तो नहीं पूछेगा आपसे। अगली बात, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है? हमें कैसे पता चलेगा कि इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है? वो कहता है कि पहली बात, एक भाई साहब कहता है कि ऐसा करो कि आप ना हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट लगा दिया करो। क्या किया करो? हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट लगा दिया करो। तो स्टैंडर्ड कहता है नहीं। उस नहीं की वजह क्या है? कुछ कंस्ट्रेंट है, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट किसे कहते हैं? रुकावटें हैं। क्या रुकावटें हैं? कॉस्ट कंस्ट्रेंट, पैसा लगता है। टाइम कंस्ट्रेंट, टाइम लगता है। क्यों नहीं हर साल लगाते? ऑफिशियली इखलाकी तौर पर हर साल लगाना चाहिए, बट गैर इखलाकी तौर पर क्या वजह है? कॉस्ट कंस्ट्रेंट है, टाइम कंस्ट्रेंट है, वक्त की किल्लत है और पैसे की किल्लत। हाँ, बट ये ना लगाओ आप जब तक के कोई इंडिकेटर ना मिले, जब तक के कोई इंडिकेटर ना मिले। वो जब इंडिकेटर मिलेगा ना, फिर हमें लगाना पड़ेगा। इसे कहते हैं रिक्वायर्ड या रिक्वायरमेंट। कब रिक्वायर्ड होगा? जब कोई इंडिकेटर आए, मिलेगा, कोई इशारा मिलेगा। इंडिकेटर किसे कहते हैं? कोई इशारा मिलेगा। कैसे इशारा मिलेगा? वो इशारे अभी मैं आपको समझाता हूं, पहले इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर। हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट क्यों नहीं लगाते? टाइम कंस्ट्रेंट और कॉस्ट कंस्ट्रेंट। जब कोई इंडिकेटर मिलेगा तो फिर लाजमी लगाना है। हाँ, कुछ एसेट्स ऐसे हैं चाहे इंडिकेटर मिले या ना मिले वो हर साल लगाना। कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आपने हर साल लगाना है, उसे बोलते हैं कंपल्सरी, कंपल्शन या कंपल्सरी, लाजमी जिसके ऊपर लगाना है, एनुअली लगाना है। वो कौन कौन से एसेट्स हैं? पहला एसेट इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट whose life is not defined, intangible asset whose life is not defined, जिसकी लाइफ आप नहीं बता पा रहे, नहीं पता, तो फिर उसका हर साल उसकी इंपेयरमेंट टेस्ट उसके ऊपर लगाते रहे। नंबर 2, intangible asset which is not available for use, मतलब in process। अगर कोई आपका इंटेंजिबल एसेट अभी पूरा नहीं हुआ, आपका इंटेंजिबल एसेट अभी पूरा नहीं हुआ, तो उसके ऊपर भी फिर हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट लगेगा। आप किसी रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हो, आप किसी फार्मूले के ऊपर काम कर रहे हो, आप किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हो, अभी वो काम पूरा नहीं हुआ, तो फिर हर साल जितनी कॉस्ट लगी वो चेक करते जाएंगे कि भाई आगे कोई इसके कुछ सर पांव निकल भी रहा है या नहीं, आगे की चढ़ेगा, ये तोड़ चढ़ेगा भी सही आपकी रिसर्च या नहीं। तो वो हर साल फिर उसके भी ऊपर इंपेयरमेंट टेस्ट लगता रहेगा। और तीसरे नंबर पर गुडविल, वो कहते हैं इसके बारे में भी देखते रहे कि अचानक कुछ पता नहीं चलता गुडविल का। जो प्यूड होते हैं ना बंदे, तो अचानक वो एक
कारी सदाकत हुसैन के बारे में जानते हैं ना, जो कुरान पाक पढ़ाता था पीटीवी के ऊपर पहले बच्चों को, और उसकी एक छोटी सी वीडियो वायरल हुई, वो हलाल ऐप से इन्वेस्टमेंट करने वाली, इतनी इज्जत थी उसकी बहुत ज्यादा, लेकिन एक वो उसने सिर्फ छोटा सा बयान दिया कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, एक हलाल ऐप है वहां, तो वहां इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं मेरे कि मुझे जरूरत, इस तरह की उसने एक सोशल मीडिया के ऊपर एक इंटरव्यू में बात की, तो लोगों ने धज्जियां उड़ा के रख दी, चाहे खुद हरामखोर होंगे सारे, लेकिन उसको नहीं छोड़ा। पता नहीं सोशल मीडिया के ऊपर जाकर हर बंदा ही एक चौधरी बन के बैठा होता है, क्योंकि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो गुडविल के ऊपर ना हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। लाहौर ब्रोस्ट के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे सारे ही। लाहौर ब्रोस्ट, लाहौर ब्रोस्ट, अच्छा लाहौर, चलो मैं बता देता हूं। एक ना फूड पॉइंट है खाने की जगह, जैसे यासिर ब्रोस्ट, इसी तरह। तो लाहौर का सबसे बड़ा ब्रांड था लाहौर ब्रोस्ट, सबसे बड़ा, और उसकी बिल्डिंग आज भी उसी कलर में चल रही है, रेड कलर के अंदर उसकी बिल्डिंग होती है। तो सिर्फ हुआ क्या, एक छोटा सा एक किसी बंदे ने ना, ये नई नई उस वक्त फेसबुक आई थी, और जो लोग जो फेसबुक के ऊपर बात आती थी ना, उसको 100% सच माना जाता था, क्योंकि वो नेट इंटरनेट से बात आ रही थी, उसको सच माना जाता था। अब तो जो उसके ऊपर आ रहा था हमें यकीन है तो झूठ है, लेकिन उस वक्त इसको सच माना जाता था। तो किसी ने पिक्चर अपलोड कर दी कि जनाब इन्होंने ना एक लिजर्ड को फ्राई किया साथ, रोस्ट कर दिया साथ ही खाने के साथ, और उसका लाहौर के अंदर भरा था ही वही, पूरे लाहौर के अंदर उसकी इतनी मार्केट थी, जीरो हो गया। आज वो चल तो रहा है, किसी किसी जगह वो है, अब तो बड़े मार्केट में आ गया, ये यासिर ब्रोस्ट बाद में आया, ये सारी चीजें बाद में आई, लेकिन उसने एक मार्केट खत्म खराब होगी सिर्फ एक उस पिक्चर की वजह से कि उन्होंने सोशल मीडिया पर थी और वो तबाह हो गया। हाँ, अगर उनके पास स्ट्रैटेजी होती, बिल्डिंग्स, सिस्टम, सारा कुछ उनके पास था, वो क्या करते, फौरन नाम चेंज कर देते, नाम चेंज करके, क्योंकि यासिर बहुत सारों को अपने सिस्टम में आने के लिए टाइम लगता, उनके पास तो सब कुछ था, नाम नया रजिस्टर करवाकर बिल्डिंग के कलर चेंज करवा देते तो वो सरवाइव कर जाते बहुत अच्छा और कंपीट कर जाते। लेकिन उन्होंने अपना नाम चेंज नहीं किया, अभी तक नहीं किया, अभी भी चल रहा है, बहुत अच्छा चलता है कि कुछ कुछ उसके पॉइंट्स हैं, ये मुस्लिम टाउन के साथ है, वो बहुत अच्छा, लोग वहां पर अच्छा है, वो यहाँ पर ये मून मार्केट के करीब भी एक है, लेकिन जो उसका था इतनी ज्यादा ब्रांचेस थी वो खत्म हो गई। तो ये जो गुडविल है ना, इसका कुछ पता नहीं चलता। जैसे हम जमान भाई को समझे बहुत शरीफ है, बहुत शरीफ है, एक सिंपल सा कोई मैसेज आ जाए और वो सारे पढ़ ले, तो गुडविल किसी भी वक्त खत्म हो सकती, तो इसलिए उसका भी इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना हर साल जरूरी। किसकी कॉस्ट नहीं होती, गुडविल की कॉस्ट नहीं होती, किसने कहा, अच्छा वैल्यू नहीं होती। आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप कहते हो कि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप ना यूनिक एकेडमी बनाना चाहते हो, पता यूनिक एकेडमी का, लाहौर के हो ना आप कराची के हो, क्या आगे खान अकेडमी है, यूनिवर्सिटी उधर मेडिकल, तो भी मेडिकल का, इसे तुझे आगा खान का पता है। यूनिक एकेडमी या कोई भी, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, आप कहते हो कि मैं बिजनेस अपना शुरू करने की बजाय कोई नाम खरीद लेता हूं, उस नाम से बिजनेस शुरू कर देते हैं लोग। आपके ख्याल में ये जो पेप्सी के यहाँ पर लोग हैं, तो वो पेप्सी वाले खुद इधर बैठे हुए हैं, उन्होंने नाम खरीदा हुआ है, तो वो गुडविल खरीदी हुई है। वो जो हम नाम खरीदते हैं ना, आज अगर आप कोई सपोज दैट यहां पर कोई एक चीज खरीदने जाते हो, वो कहता है जी 100 रुपए की सारे उसके एसेट्स और लायबिलिटीज है, वो कहता है मैंने 150 में बेचना है, उसके नेट एसेट्स कितने हैं 100 रुपए के, मतलब उसके अंदर जो सामान पड़ा वो 100 रुपए का है, लेकिन वो 150 का बेचना चाहता है, कहता है मेरे नाम है। वो जो 50 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, वो गुडविल की तो दे रहे हो, तो गुडविल खरीदी जाती है।
खुद डिवेल्प भी होती है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल भी होती है, लेकिन ये उसकी बात नहीं हो रही जो खुद से बंदा कह जी मैं बहुत शरीफ हूं, ठीक है। ये खुद से जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है ना, उसका नहीं, जो खरीदी जाती है ना, वो इंपेयर होती है कि क्या अभी भी वो उतना नाम उसका है या नहीं। अच्छा, एक और चीज, दरमियान में आप लोग वैसे है वो बहुत अच्छे लोग, आपने पूछा नहीं कि सर इंडिकेटर तो बताएं कौन से हैं, हम लिख तो दिया कि जब तक कोई इंडिकेटर ना मिले। चलिए बता देता हूं। अच्छा, इंडिकेटर होते क्या है, दो तरह के इंडिकेटर होते हैं। एक, घर के बाहर कोई बल्ब जले, एक्सटर्नल। एक, घर के अंदर से रोशनी आए, इंटरनल इंडिकेटर। और पेपर में एक दफा सवाल आया कि आप बस इंडिकेटर ही बता दें, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वो चीज होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो एक्सटर्नल चीज होती है, हम अफेक्ट होंगे तो हम जैसे सारे अफेक्ट होंगे, वो एक्सटर्नल चीज होती है। मतलब अगर हमें कोई मसला होगा तो हम जैसे सब लोगों को मसला होगा, हमारे वो कंट्रोल में नहीं है चीज, तो वो एक्सटर्नल चीज होती है। और इंटरनल क्या चीज होती है, हमारे कंट्रोल में है, अगर उसका फायदा या नुकसान वो सिर्फ हम हासिल कर सकते हैं या हम कर सकते हैं और हमारे जैसे बंदे को कोई मसला नहीं हो सकता, तो वो क्या होगा, इंटरनल। ठीक होगी बात। अब इंटरनल पहले देखते हैं। हमारा एसिड डैमेज हो जाए, एसिड हमारा डैमेज या ऑब्सलीट हो जाए, तो क्या उस पर रिपेयरमेंट टेस्ट लगाना चाहिए, उसके कैश फ्लो चेंज हो सकते हैं। एसिड अगर डैमेज हो गया, ऑब्वियसली उसकी कैरिंग मोड चेंज हो जाएगी। तीन चीजों में जो जिस पे कोई मसला आएगा, इसका मतलब इंडिकेटर है, कैरिंग मोड पे, उसके रिकवरेबल मोड पे, मतलब वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू। डैमेज हो गया, उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल भी चेंज हो जाएगी, वैल्यू इन यूज भी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब है पहला इंडिकेटर है एसिड, अगर हम कोई हमारा एसिड डैमेज हो जाए, डैमेज या ऑब्सोलीट हो जाए, एसिड हमारा डैमेज या, इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इस किसी और हमारे जैसे बिजनेस को हमारे एसेट के खराब होने से फर्क पड़ेगा। चले जी, नंबर 2, रिडक्शन इन लाइफ। अब वो रिडक्शन इन यूजफुल लाइफ, रिडक्शन इन यूजफुल, वो एक ना लफ्ज इस्तेमाल करते होते हैं डैमेज की जगह। रिडक्शन इन यूजफुल लाइफ, जब लाइफ कम हो जाए तो जाहिर सी बात है लाइफ कम हो जाएगी। पहले उसमें 10 साल चलना था, अब वो 4 साल चलेगा, तो उसके कैश फ्लो भी तो कम हो जाएंगे, कैश फ्लो चेंज हो जाएंगे, हो सकता है फिर उसकी फेयर वैल्यू भी चेंज हो जाए। हाँ, रिडक्शन बढ़ जाएगी तो फिर तो उसके कैश फ्लो बढ़ जाएगी। हमने वो देखना है जिससे हमें नुकसान के चांसेस है, फायदे के चांसेस है तो फिर तो कोई फायदा, हमारी तो कह रहे हैं कि मोड फिर सही रहेगी। नुकसान के चांसेस जहां पर है ना, वो इंडिकेटर है। नंबर 3, रीस्ट्रक्चरिंग। ये रिस्ट्रक्चरिंग या का मतलब क्या होता है, हम अपने एसेट से जो चीज बना रहे थे ना, सपोज दैट हमारे पास एक मशीन थी, हम वहां से चेयर्स बना रहे थे, पता चला चेयर्स का कारोबार नहीं रहा, टेबल सही चल रहे हैं, हम कहते हैं जी अच्छा जी हम ना चेयर्स नहीं बनाते, टेबल बनाना शुरू करते हैं। अब टेबल बनाने के लिए हमें कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। अब हो सकता है जब ये सब कुछ करेंगे तो हो सकता है उसके कैश फ्लो इफेक्ट हो, जो पहले सोचा हुआ था उसकी लाइफ, उसका यूज, उसका इनफ्लो हो सकता है वो चेंज हो जाए। तो रिस्ट्रक्चरिंग, या आप अपने जो एसेट है उसको किसी और लाइन पे लगा दें, जिस मकसद के लिए आपने इसको शुरू किया था उस मकसद, उसका मकसद ही चेंज कर दे, तो फिर भी क्या होगा, आपको एक दफा उसका इंपेयरमेंट टेस्ट लगा लेना चाहिए कि कहीं वो एसेट इंपेयर तो नहीं हो गया। चौथे नंबर पर परफॉर्मेंस वर्स देन एक्सपेक्टेड। क्या मतलब है,
परफॉर्मेंस वर्स देन एक्सपेक्टेड। उम्मीद से ज्यादा बुरी। हमने सोचा था कि संडे को छुट्टी आ रही है, 3 चैप्टर पढ़ेंगे, तैयार करते, एक पेज भी नहीं पढ़ा गया, तो परफॉर्मेंस वर्स देन, मतलब एसेट से हमने सोचा था इतना इस्तेमाल करेंगे, ये फायदे लेंगे, ये बेनिफिट्स होगी, इतनी प्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन हमने सोचा था 100 यूनिट रोजाना का बनेगा, वो 10-15 बन रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है वो एसेट बेकार है, उसकी कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू में मसला चल सकता है। ये 4 आपके लिखे हुए इंटरनल, लेकिन एक और भी है, वो भी इंटरनल है। गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट अगर रिफंड हो, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट अगर रिफंड हो, दैट इज द इंडिकेटर ऑफ द इंपेयरमेंट टेस्ट। आपको याद होगा रिफंड के केस में मैंने आपको लिखवाया था कि गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट जब भी रिफंड हो, आपने एक लाइन लाजमी लिखनी है कि ये एक चेंज इन एस्टिमेशन है और आपने एक इंडिकेशन है कि ये इंपेयरमेंट हो सकती है, तो ये भी इंटरनल इंडिकेटर होगा। क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट को पैसे वापस कर देंगे, किसी को क्या फर्क पड़, ये किसी के कंट्रोल में नहीं, ये हमारे कंट्रोल में। तो लेकिन ये आप 36 में नहीं लिखा हुआ, ये इस 4 इंडिकेटर में नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो भी एक इंडिकेटर है जी। हाँ, नहीं मिलते वक्त नहीं, क्योंकि नुकसान की सूरत में देखना है, फायदे की सूरत में नहीं देखना। एक्सटर्नल इंडिकेटर, एक्सटर्नल इंडिकेटर में क्या आता है कि अगर एसेट की यानी वैल्यू ही डिक्लाइन हो जाए, वैल्यू ऑफ एसेट डिक्लाइन इन द मार्केट, वैल्यू ऑफ एसेट डिक्लाइन इन द मार्केट, वैल्यू ऑफ एसेट डिक्लाइन इन मार्केट, वैल्यू ऑफ एसेट डिक्लाइन इन मार्केट। नंबर 2, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन इंटरेस्ट रेट। आपको पता है इंटरेस्ट रेट चेंज होने से बल्कि कैसे, इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, वैल्यू यूज चेंज हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, वैल्यू यूज कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, वैल्यू यूज बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से भी हमारा एसेट इंपेयर हो जाता है। हाँ, टेक्नोलॉजी से, आपके पास एक मशीन है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, अब उस मशीन को पूछ ही नहीं रहा, नई टेक्नोलॉजी आ गई, लोग नई मशीन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो तो पुरानी मशीनें तो फिर बेकार होना शुरू हो जाएगी, लोग उनसे चीज खरीदेंगे ही नहीं। लॉ चेंज हो जाए, सपोज दैट, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है कि मुर्शिद के दौर में मुर्शिद ने ये शॉपिंग बैग के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, तो जब उसके जो प्लांट बना रहे थे उसको, वो तो जीरो हो गए, ना बेच सकते हैं ना इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर ये मुशर्रफ के दौर में, मुशर्रफ ने क्या किया था कि लाहौर के अंदर जितने भी रिक्शा थे ना, ये जो खुले रिक्शे होते हैं, उस पर पाबंदी लगा दी थी। अब वो किधर जाएं, इतना ज्यादा लाहौर में रिक्शा होता था तब, क्या पाबंदी लगी, बाहर भी नहीं, बाहर कोई मार्केट वैल्यू उनकी गिर गई सारी, इस्तेमाल भी खत्म, वैल्यू भी खत्म। तो लॉ चेंज हो जाए, रेगुलेशन चेंज हो जाए, रेगुलेशन चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, या इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, इसे कहते हैं इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक कंडीशंस। ये अगर चेंज हो जाते हैं ना, तो तब भी इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना पड़ता है। उसके बाद वो कहता है कि अगर ओवरऑल बिजनेस की वैल्यू चेंज आ जाए, ओवरऑल बिजनेस ही डूब रहा है, ओवरऑल बिजनेस के नेट एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, जब बिजनेस की वैल्यू ही कम हो रही है, तो उसके अंदर जो पड़े हुए एसेट हैं, उनकी वैल्यू भी कम होना शुरू हो जाएगी।
उनकी भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब एक बिजनेस का ट्रेंड ही खत्म हो रहा है, पूरा बिजनेस ही खत्म हो रहा है। एक तो तुमने एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एक है ओवरऑल बिजनेस की वैल्यू खराब हो रही है, कम हो रही है, उनकी शेयर की मार्केट की वैल्यू डाउन हो रही है। जब शेयर कैपिटल कम होगा तो नेट एसेट वही तो होते हैं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। तो जब ओवरऑल वैल्यू ऑफ बिजनेस डिक्लाइन, ओवरऑल वैल्यू ऑफ बिजनेस डिक्लाइन, यानी शेयर की वैल्यू गिर जाए, इक्विटी की वैल्यू कम हो जाए, तो वो भी एक एक्सटर्नल इंडिकेटर होता है। तो उसके अंदर जितने एसेट्स पड़े होंगे वो इंपेयर हो जाएंगे। नहीं, वो एक उस अब बिजनेस की वैल्यू खराब हुई है तो बिजनेस की वैल्यू कौन खराब कर रहा है? मार्केट के अंदर खराब होती है। वो बंदा खुद तो नहीं करेगा ना, खुद तो नहीं चाहेगा कि बिजनेस की वैल्यू खराब हो। अगर ओवरऑल उस बिजनेस की वैल्यू खराब हुई है तो गुडविल खराब होगी ना उसकी। देखिए ना, मिसाल के तौर पर आप कोई बिजनेस करते हो, अब वो मार्केट में वो बिजनेस बंद हो जा रहा है, यानी वो कारोबार ठप हो जा रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री अब वो बंद हो रही है। मिसाल के तौर पर आज लोग ना जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, सपोजड वो इंडो से कंस्ट्रक्शन हो रही है जी, अब बाद में एक ब्लॉक्स आ गए मार्केट के अंदर, अब लोगों ने ना शिफ्ट होना शुरू हो गया ब्लॉक्स की तरफ। अब वो जो इंडो वाला बिजनेस है वो तो ठप होना शुरू हो गया। अब उस बिजनेस के अंदर जितने भी एसेट्स होंगे वो इंपेयर हो जाएंगे, क्योंकि बिजनेस की वैल्यू खराब, बिजनेस ही बंद हो जा रहे हैं, वो सारे लगाएंगे। तो जनाब यहां पर इसको देखें, इसके इंडिकेटर्स मैं आपको बुक से भी बता देता हूं। ये जो मैंने पढ़ा दिया आपको वो देखें। पहले मैंने पढ़ा दिया कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट में क्या है? IS 36 does not require to test every asset for impairment in each period। कहता है वो नहीं चाहता हर एसेट और हर साल इंपेयर करो। ऐसा क्यों नहीं चाहता? It is usually not practical to test the recoverable amount for every assets due to time constraint, cost constraint। कहता है हर दफा बार बार उसकी रिकवरेबल अमाउंट फाइंड करना, हर एसेट की और हर साल। कहते हैं टाइम लगता रहेगा, डाटा इकट्ठा करना है, फिर बंदे बैठाने हैं, फिर उनको पैसे देने हैं। तो कहते हैं कि बस तब लगाया करो जब रिक्वायर्ड हो। रिक्वायर्ड कब होगा? इंडिकेटर जब मिले। एन एंटी शैल असेस एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड वेदर देयर इज एनी इंडिकेशन। कहता है हर साल के एंड पे एंटिटी देखेगी क्या कोई इंडिकेशन है दैट एसेट मे बी इंपेयर्ड। इफ सच इंडिकेशन एग्जिस्ट the entity shall estimate the recoverable amount of the asset where there is no indication of impairment, then no further action needs to be taken। जब अगर इंडिकेशन नहीं है इंपेयरमेंट टेस्ट तो नहीं लगाएं। एक्सेप्शंस या कंपलसरी। एक्सेप्शन से क्या मुराद है? जिनके ऊपर बाकी दोनों नहीं अप्लाई होने। irrespective of whether there is any indication of impairment, an entity shall also annually test following assets: intangible not yet available for use, intangible having indefinite life और गुडविल। फिर आ जाते हैं जी इंडिकेटर कौन से हैं जी। पहले इंटरनल देख लें। एविडेंस इज अवेलेबल ऑफ ऑब्सोलीट या फिजिकल डैमेज ऑफ एन एसेट। आपको कोई एविडेंस मिला कि एसेट ऑब्सोलीट या डैमेज हो गया है तो इंपेयरमेंट टेस्ट लगा दो। फिर सिग्निफिकेंट एडवर्स चेंजेस इंक्लूडिंग एसेट्स बिकम आइडल। एसेट फारिग हो गया, कोई काम नहीं है उसको। काम से मुराद है कि प्रोडक्ट ऑर्डर ही नहीं आ रहे तो हम एसेट को कैसे चलाएं। प्लान्स टू डिसकंटिन्यू बिजनेस, वो चीज ही बंद कर रहे हैं। या रिस्ट्रक्चर द ऑपरेशन विच एन एसेट्स बिलोंग, वो कारोबार ही सारा रिस्ट्रक्चरिंग पे लग रहे, कोई और ही काम करने का सोच रहे हैं। मतलब एडवर्स चेंजेस आई। कौन कौन सी चेंजेस? या तो आपने एसेट को साइड पे रख दिया, या वक्ती तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर दिया, या
कारोबार ही कोई और शुरू कर दिया, रिस्ट्रक्चरिंग कर दी, मतलब पूरा सिस्टम ही चेंज कर रहे हो। एडवर्स चेंज, इसमें ये इंपॉर्टेंट लफ्ज था, एडवर्स चेंजेस इंक्लूडिंग प्लान्स टू डिस्पोज ऑफ एन एसेट बिफोर द प्रीवियसली एक्सपेक्टेड डेट। प्लान क्या, पहले सोचा था 4 साल बाद बेचेंगे, फिर जल्दी बेचना सोच रहे हैं, इसका मतलब लाइफ कम हो गई। Reassessing the useful life rather than indefinite, बहुत ज्यादा लाइफ की बजाय अब कम होगी। There is evidence assets expected economic performance is worse than expected, और इसमें वो नहीं लिखा हुआ गवर्नमेंट ग्रांट हुआ। इंटरनल में आ जाए, एक्सटर्नल में, सॉरी पहले कौन सा, वो तो एक्सटर्नल में है, इंटरनल में कहा, इकोनॉमिक कंडीशन तो कहीं नहीं होगा। परफॉर्मेंस की बात कर, कंडीशन और परफॉर्मेंस में फर्क होता है। परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि वो इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं ना, खर्चा ज्यादा आ रहा है, बेनिफिट कम आ रहा है, वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। और इकोनॉमिक कंडीशन के मुल्क में हालात चेंज हो रहे हैं। The assets value has declined, assets की वैल्यू डिक्लाइन हो गई, मतलब जो सोचा था कि वो वैल्यू अब नहीं मिल रही, significantly more than would be expected as a result of passage of time या normal use, decline in life of the asset, sorry, value of the asset, significant changes in technology, market economic factor, लॉ एंड रेगुलेशन, एडवर्स इफेक्ट ऑन द एंटिटी। अगर इन सब की चेंजेस से पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेंगे ना, तो फिर नहीं इम्पेयरमेंट टेस्ट, बुरे इफेक्ट पड़ेंगे इन चेंजेस से तब इफेक्ट होगा। जैसे आजकल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, और अगर आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो आप अपनी चीजों को या तो किराया बढ़ाओगे या फिर इम्पेयरमेंट टैक्स लगाओगे। ऊपर से आपका सपोज इस तरह का बिजनेस है कि गवर्नमेंट ने जैसे एक लॉ पास किया कि फिलहाल ये मेट्रो पे फ्री है सफर, अब बहुत सारे वो जो रिक्शे वाले हैं उन बेचारों का काम खराब हो गया। अब वो जो पहले को लोग रिक्शे पे आ जाते थे, अब वो रिक्शे पे नहीं आते, वो कहते चलो जैसे भी है जबरदस्ती जाए तो सही फ्री में। एन इंक्रीज इन मार्केट रेट या रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट अगर बढ़ जाए तो फिर भी, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्या फर्क पड़ता है, वैल्यू जो कम होती है। द एंटिटी नेट एसेट, नेट एसेट किसे कहते हो, कैपिटल को, नेट एसेट किसे कहते हैं, और उसको बोलते हैं ओवरऑल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। कैपिटल क्या होता है, और नेट एसेट ही बिजनेस की वैल्यू होती है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कहते हैं हैव हायर कैरिंग वैल्यू देन मार्केट वैल्यू, मतलब आपने अपनी बुक्स में लिखा हुआ 50 लाख, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू है 40 लाख, तो वैल्यू कम हुई ज्यादा, कम हुई। कहते हैं जब ओवरऑल नेट एसेट्स की कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर जाए मार्केट वैल्यू से, ये भी इंडिकेट एसेट माइट बी ओवर वैल्यूड। मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट वो बताता है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी या टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय पर शेयर वैल्यू। एक शेयर की वैल्यू को जितने कंपनी के नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई करोगे नेट एसेट की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आप अगर आज बिजनेस बेचते हो तो कितने का बिकेगा, अगर कम का बिकेगा तो इंपेयर है, ज्यादा का बिकेगा तो फिर इंपेयर नहीं है। एसेट्स को हो सकता है एसेट ओवर वैल्यू हो चुके हों, मतलब हम 10 लाख का लिख चुके हैं और बाहर मार्केट में 8 लाख का है, तो हम ओवर वैल्यू तो कर चुके हैं, तो अब कम करना पड़ेगा, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना पड़ेगा कि कहीं ओवर वैल्यू ने जो प्रूडेंट कॉन्सेप्ट की वायलेशन ना हो जाए। ठीक होगी बात। तो ये थे इंडिकेटर, बस आज इतना ही करना है, और इसके ये क्वेश्चन दे दिए ना जी। तो कल इंशाल्लाह मैं आपका रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट टेस्ट पढ़ाऊंगा, जो इसके अंदर लास्ट कॉन्सेप्ट है।